मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है। मेरे सामने गला दबाया है, जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े। मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था। उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है। कहते हैं माँ बाप में बेटियां अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं, लेकिन ये बेटी अपने पिता को तड़पता हुआ देखना चाहती है। ये बेटी अपने पिता की चीखें सुनना चाहती है। ये बेटी देखना चाहती है कि जब पिता की जान निकल रही होगी तो वो क्या गुहार लगा रहा होगा। ये बेटी अपने पिता को खून से सना हुआ देखना चाहती है। ये बेटी देखना चाहती है कि जब गर्दन कटती है तो कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि इस लड़की के पिता ने इसकी माँ को भी इतनी बेरहमी से हत्या करी थी। सोचिए, एक बेटी अपने पिता को मौत नहीं देना चाहती, वो उसे तड़पाना चाहती है। वो चाहती है कि जब उसकी जान निकल रही हो तो वो गिड़गिड़ा रहा हो। और इस सब के पीछे की वजह है वो बाप जिसने इन लोगों के सर से इनकी माँ का साया छीन लिया। हत्या करने के बाद इस बच्ची का पिता स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद बेटी को बोलता है, ये रहा माँ का नेकलेस, ये रहा डेबिट कार्ड, ये रही घर की चाबी, लेकिन घर मत जाना, तुम यहाँ से सीधा मौसी के घर जाना। लेकिन जब स्कूल के बाद बेटी घर पहुँचती है तो घर का दरवाज़ा खुला होता है और अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ भी इतनी तेज़ कि लगता है कि किसी ने पूरी वॉल्यूम बढ़ा रखी है। लेकिन जब बच्ची और उसका भाई घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं सामान बिखरा हुआ है। हर तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो, हाथापाई हुई हो। और घर के एक कोने में माँ की ठंडी पड़ी हुई लाश थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से चाकू से गोदा हुआ था, उसकी गर्दन कटी हुई थी, खून बह रहा था, माँ मर चुकी थी। बेटी घबरा जाती है, भाई का हाथ पकड़ती है, रिश्तेदारों को बुलाती है, पुलिस आती है और फिर एक ऐसी कहानी पता चलती है जो आपको दहला देगी। यह पूरा मामला है इंदौर का। इंदौर में एक पति ने शक की वजह से अपनी पत्नी की न सिर्फ हत्या करी बल्कि उसकी लाश के साथ भी हैवानियत को अंजाम दिया। 38 साल की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी, इस हत्याकांड ने पूरे इंदौर को दहला कर रख दिया है। सोचिए, इस पूरी वारदात की जो कहानी ऑन कैमरा बता रही है वो कोई और नहीं बता रहा बल्कि वो बेटी बता रही है जो चाहती है अपने पिता को मौत नहीं आए, बल्कि वो चाहती है अपने पिता को तड़पते हुए देखना। अब मैं आपको इस कत्ल की 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको दहला देंगे। दरअसल इस पूरे हत्याकांड में जो चीज़ निकल कर सामने आई है और जो बेटी ने ऑन कैमरा बताया है, उसमें बेटी बताती है कि हत्या को अंजाम देने के बाद जो लड़की है प्रेक्षा, इसके पिता अखिलेश सैनी, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये शख्स अस्पताल पहुंचा तो वो ऐसे बन ठन कर आया था जैसे वो बहुत अच्छा कोई काम कर आ रहा हो। बाकायदा माथे पे तिलक लगा हुआ था, सर पे तेल लगा के कंघी करी हुई थी, अच्छे से प्रेस करके कपड़े पहने हुए थे, जूतों पे पॉलिश थी, बाकायदा नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा अफसर हो। बन ठन कर घर से निकला था अपनी पत्नी का कत्ल करके। और बेटी के पास जब स्कूल पहुंचता है तो कहता है, ये रहा माँ का नेकलेस, ये रहा डेबिट कार्ड, ये रही घर की चाबी और ये कुछ पैसे, लेकिन तुम यहाँ से घर मत जाना, तुम यहाँ से मौसी के घर जाना। मगर कहीं ना कहीं बेटी को अंदाज़ा था कि कुछ अनहोनी हुई है। स्कूल के बाद बेटी सीधा जब घर जाती है तो देखती है घर के कोने में माँ की लाश पड़ी हुई है। आपको बता दूं, बेटी ने ये बात ऑन कैमरा बताया है कि बालों में तेल था, तिलक भी लगाया हुआ था। इसके बाद स्कूल आने के बाद उसने माँ का नेकलेस, घर की चाबी, एटीएम कार्ड वगैरह ये सब दी। लेकिन छुट्टी के बाद ये बोला कि तुम घर मत जाना, मौसी के घर जाना। आपको बता दूं, जो प्रेक्षा है बेटी, उसने बताया है कि जब वो उसका छोटे भाई के साथ स्कूल के बाद घर पहुंची तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ थी, 100 के पार कर दी थी, ताकि जब उर्मिला चीखे चिल्लाए तो किसी को पता ना चले कि उसके साथ कमरे के अंदर हो क्या रहा है। घर की चार दीवारी के अंदर जब वो पति अपनी पत्नी को मौत दे रहा था तो उसने किसी को चीख ना सुनाई दे उसके लिए टीवी की आवाज़ बढ़ा दी थी। बाकायदा ऑनलाइन चाकू मंगवाया था और ये कोई छोटा मोटा नॉर्मल चाकू नहीं था। इस शख्स ने अपनी पत्नी का गला काटने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, उसके चेहरे को गोदने के लिए जो चाकू मंगाया था वो चाकू एक स्पेशल चाकू था जिसके एक कट से 7 लेयर तक जो है इंसान का जो खाल है वो कट जाती है।
ये चाकू आमतौर पर मेडिकल प्रोफेशन में इस्तेमाल होता है, सर्जरी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे। ऐसे टाइम पे ये चाकू का स्पेशल चाकू होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस हैवान ने वही चाकू ऑनलाइन मंगाया था अपनी पत्नी की गर्दन काटने के लिए, उसके चेहरे को गोदने के लिए। पुलिस इसमें अब जो कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार है, पुलिस उसकी जो सामग्री वहाँ से मिली है उसकी भी जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें हैवानियत का असली खुलासा हुआ है। रिश्तेदारों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, आरोपी ने यानी कि अखिलेश सैनी ने उर्मिला के सिर पर पहले भारी चीज से वार किया। जब भारी चीज से वार किया गया होगा तो उर्मिला अपने आप को संभाल नहीं पाई होगी और इसके बाद उसने ताबड़तोड़ उसके जिस्म पर वार करने शुरू कर दिए। इस पूरे हत्याकांड की सबसे धलाने वाली चीज पता है क्या है? घर के अंदर जब बच्ची और बेटा स्कूल गए तो घर के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, अखिलेश सैनी और उर्मिला सैनी। अखिलेश सैनी के दिल दिमाग पर एक शक था। शक ये कि उसकी पत्नी का किसी से नाजायज रिश्ता है। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और ये चीज़ कोई 1-2 दिन से नहीं हुई थी, 1-2 महीने से या 1-2 साल से नहीं चल रही थी। तकरीबन 11-12 साल से यही शक का कीड़ा उस इंसान के दिमाग में बैठ चुका था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और वो इस चीज़ की वजह से साइको बन गया था। अखिलेश सैनी को लगता था कि राजेश और सुमित नाम के 2 लोगों के साथ उसकी पत्नी का अफेयर है और इसी चीज़ को लेकर वो लगातार अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था और 11 साल से उर्मिला अपने पति को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और मर्द नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन अखिलेश सैनी के दिल दिमाग पे शक इतना हद तक भर चुका था कि उसे अपनी पत्नी के सच्चाई पर भी भरोसा नहीं हो रहा था और इस चीज़ की वजह से उसने कई बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करी। बेटी बताती है प्रेक्षा कि एक बार तो पिता ने उसकी माँ का गला दबाने की कोशिश करी थी। तब उस वक्त बेटी ने माँ की जान बचाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन इस हैवान पिता ने अपनी बेटी के सिर पे भगवान का जो सिंहासन होता है वही मार दिया था। बेटी दिखाती है कि मेरे राइट साइड पे देखो कट का भी निशान है, ये चोट मेरे पिता ने दी थी। तो आप ही बताइए, ये बेटी अपने पिता से क्यों नफरत ना करे, ये क्यों अपने पिता की तड़पने की दुआ ना करे। सोचिए, एक बेटी अपने पिता को तड़पते हुए देखना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी चीखें सुने, वो चाहती है कि जब वो मर रहा हो तो उसको उस दर्द का एहसास हो जो दर्द उसने उसकी माँ को दिया है। वो बेटी चाहती है अपने पिता की उस तकलीफ को देखना जो तकलीफ उसकी माँ ने झेली है। लेकिन ये बेटी अपने पिता की मौत नहीं चाहती, वो सिर्फ उसे तड़पते हुए देखना चाहती है, आखिरी सांस तक वो देखना चाहती है कि जब माँ की जान निकल रही होगी तो वो कितनी तड़पी होगी। इस बीच जो छोटा बेटा है उर्मिला और अखिलेश का और प्रेक्षा का जो छोटा भाई है जिसकी उम्र महज 7 साल है, वो खाना नहीं खा रहा है, उसे इंतज़ार है अपनी माँ का। सोचिए, उस बच्चे ने नन्हे हाथों से अपनी माँ की चिता को मुखग्नि दी। सारी रस्में उस मासूम 7 साल के बच्चे ने पूरी करी। रिश्तेदार बताते हैं कि गोद में उठा के उन्होंने सारी रस्में कराई, लेकिन अभी तक वो बेटा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है। वो रिश्तेदारों से पूछता है कि माँ कब आएंगी, मुझे खाना खाना है, मैं माँ के हाथ से ही खाना खाऊंगा। लेकिन उस मासूम बच्चे को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उसकी माँ को मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, वो भी तड़पा कर। दहला देने वाली कहानी है दोस्तों ये। मैं आपको यहाँ पे उस बच्ची की पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसने ऑन कैमरा जो हैवानियत की कहानी अपने पिता की बताई है, एक बार आप ये कहानी सुनिए। मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी। तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा?
मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे या इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। कभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात कही हो? मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा, तो उसने मंदिर पे जो सिंहासन नहीं होता जिसमें भगवान होते, तो उसने वो सिंहासन फिर मुझे ऐसे फेंक के मारा था, तो वो उसका कोना मुझे लगा हुआ है, वो निशान इधर से किधर साइड है, किसी साइड तो है वो निशान। किस तरह की सजा पिता को मिलना चाहिए आपको? उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए, और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े। दोस्तों आपको बता दूं, पत्नी के कत्ल करने के बाद ये शख्स बाकायदा स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के बाद अपनी बेटी को सारी चीज़ें देता है और कहता है कि यहाँ से सीधा मौसी के घर जाना। उसके बाद ये शख्स ऑटो करता है। अच्छा, उससे पहले इसने एक ऑनलाइन टिकट भी बुक किया था। वो टिकट इसने दिल्ली जाने के लिए किया था, लेकिन बाद में वो टिकट इसने कैंसिल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन जाते तक तो दिखा है, लेकिन उसके बाद ये बीच में कहीं उतर जाता है और उन गलियों का इस्तेमाल करता है भागने के लिए जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ये शख्स पूरी प्लानिंग के साथ भागा है। इसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसे पता था कि उस इलाके में कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहां से भागना है, कहां पुलिस इसे पकड़ सकती है, कहां इसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगी। ये सारी चीज़ों की प्लानिंग इसने कर रखी थी। तो जाहिर सी बात है ये कोई अचानक किया हुआ अटैक नहीं था पत्नी के ऊपर। ये वो आग थी, बल्कि ये वो नफरत की आग थी जो सालों से इसके दिमाग में पल रही थी। और उस नफरत की आग में जलकर इस शख्स ने न सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल किया, बल्कि अपनी बेटी और अपने बेटे के सर से इनकी मां का साया छीन लिया। और शायद जो तकलीफ इसने अपनी पत्नी को दी है, उसकी छाप इन मासूम बच्चों के जहन में ताउम्र रहने वाली है। बेटी ने रोना तो बंद कर दिया है, क्योंकि बेटी को जो प्रेक्षा है उसका कहना है कि मुझे अपने भाई को संभालना है। उस लड़की ने अपने आंसू पोंछ दिए हैं। सोचिए वो लड़की किस खून के घुट को पीकर बैठी हुई है कि वो इतनी सी उम्र में आज अपने भाई को संभालने के लिए अपने गम को साइड कर दिया उसने। हालांकि वो लड़की अभी भी डरी हुई है, सहमी हुई है, और यकीन मानिए उसके दिल दिमाग पे इस पूरी वारदात का जो असर बैठा है ना, उसका आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन मासूम बच्चों को जो तकलीफ़ है उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। जितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है उसकी माँ की, वो कहानी दहला देती है। यकीन मानिए उस हत्याकांड के बाद की कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ आए हैं हमारे पास, जिसमें कमरे के अंदर उर्मिला की लाश पड़ी हुई है। मैं वो फ़ोटो आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ। चेहरे के ऊपर कट के निशान हैं, दांत टूटे हुए हैं, गर्दन पूरी तरीके से कटी हुई है, सिर्फ इतना साइड का जो हिस्सा होता है उस पर पूरी गर्दन टिकी हुई है। सोचिए कितनी बेरहमी से ये शख्स मार रहा था अपनी पत्नी को, कि जब उसके सर पे इसने भारी चीज़ से हमला किया, जब वो बेहोश होकर या बेसुध होकर ज़मीन पे गिरी, तो इसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिया। और जब पत्नी मर गई तब भी ये शख्स नहीं रुका। उसके मुंह के ऊपर लगातार घूंसे मारता रहा, मुक्के मारता रहा, पंच मारता रहा, उसके दांत तोड़ दिए मार मार के। लाश बन चुकी पत्नी को भी इस शख्स ने नहीं छोड़ा। इसके दिल दिमाग पे हैवानियत इस हद तक सवार हो चुकी थी। और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बाकायदा ये भाई साहब बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, जो खून से सने हुए कपड़े थे उसे पास में एक चैम्बर में फेंकते हैं, कपड़े बदलते हैं, तेल लगाते हैं, पॉलिश हुए हुए जूते पहनते हैं, प्रेस हुई हुई कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनता है, तेल लगा के कंघी करता है, और उसके बाद बन ठन के तैयार होकर कत्ल करने के बाद ये शख्स घर से बाहर कदम रखता है, ताकि दुनिया को एक मुखौटे वाला चेहरा दिखा सके कि मैं कितना सभ्य इंसान हूं। यह शख्स हैवान है, इंसान तो है ही नहीं है। जितनी बेरहमी से इसने अपनी पत्नी की हत्या की है ना, वो दहला देती है कहानी, वो डरा देती है, वो खौफ और सिहरन पैदा कर देती है। और ये शख्स अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस
साइबर टीम की मदद ले रही है, डिजिटलाइजेशन जो हमारे आजकल तकनीक चल रही है डिजिटलाइजेशन में, उन सारी चीज़ों की मदद ली जा रही है। 4 टीमें तक बना दी गई हैं इसकी तलाश में। पुलिस की 4 टीमें सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और साइबर सेल की मदद से आरोपी अखिलेश सैनी की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये शख्स पकड़ा नहीं गया है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा दर्द उन 2 मासूम बच्चों का है दोस्तों, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया। उर्मिला का अंतिम संस्कार ओंकारेश्वर में कर दिया गया है, जहां उसके 7 साल के बेटे ने मुखग्नि अपनी मां को दी, और लेकिन अभी भी उस बच्चे को ये यकीन नहीं है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले पे जो उर्मिला के भाई हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। जिनकी मौत हुई वो मेरी सिस्टर, उनका नाम उर्मिला सैनी है, पोस्ट ऑफिस में जो कार्यरत है ना, और उनके पति का नाम अखिलेश सैनी है, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। वहाँ से ट्रांसफर होकर उनका यहाँ पर हुआ था इंदौर में, महिला का जी, कि मेरी सिस्टर है वो। आज क्या खबर लगी थी? आज क्या है, मेरी भांजी जब स्कूल से आई तब मालूम पड़ा कि ये चीज हो गई है ना। वो अखिलेश सैनी स्कूल में गया, मेरी भांजी को एटीएम कार्ड दिया और उसका पिन बताया, और ये कहकर वहाँ से निकल गया कि मम्मी और मैं भोपाल जा रहे हैं, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। बट उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि घर में क्या हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीज करने के बाद में वो वहाँ स्कूल में गया था। बेटी जब घर में ही तो क्या देखा? बेटी जब घर में है तो उन्होंने ये स्थिति देखी कि इस तरह से हो चुका, तो उन्होंने उसके मेरे मतलब बड़े काका जी दादा को उनको नाना को फोन लगा के बताया कि ऐसा हो गया। अब मेरे काका जी का फोन मेरे पास आया, उस समय मैं ऑफिस में था कि आप वहाँ उर्मिला के यहाँ पहुँचो। अब यहाँ के पहुँचा तो इस तरह की स्थिति थी, और मेरे ख्याल से इसमें टाइम हो चुका था। कैसे मारा गया? आपके जिया जी नहीं हत्या करी? हाँ, ये उन्होंने ही करी है, धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा शरीर पे 4 से 5 निशान हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह क्या होता है, ये अगर कोई साइको पर्सन होता है बिना कारणवश, मतलब ये ऐसा कोई आज का इंसिडेंट नहीं है, उनके बीच में थोड़ा चलता ही था, है ना। उस समय हमने बात भी की थी उनसे कि भैया अगर इस तरह से ज्यादा हो रहा है, उस समय भी भोपाल में भी कुछ ऐसा केस हुआ था कि उस समय भी पुलिस आई थी, समझाइश देके हुआ था। इवन यहाँ इंदौर में भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब हम लोग भी आए थे, उसको लेके भी गए थे। उस समय भी माफीनामा उन्होंने लिख के दिया, और हम लोग चाहते थे कि यार छुट्टी हो जाए, बट सिस्टर चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, मेरे बच्चे हैं, वो उनके साथ में रहना चाहती थी, वो केपेबल थी। बट मुख्य वजह क्या है? वजह तो अभी हम लोग भी कह नहीं सकते, आपसी है। अब साइको पर्सन का क्या कह सकते हैं, किसी चीज को लेके क्या उसके दिमाग में कब फितूर उड़ जाए, ये कह नहीं सकते अपन। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 ईयर्स की गर्ल्स है बड़ी, और 7 साल का छोटा लड़का है। क्या आपकी जो बहन के ट्रांसफर होते थे सरकारी नौकरी, उससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि ट्रांसफर होते हैं, बट क्या है कि अब कोई व्यक्ति का फितरत ही ऐसी होती है, किसी चीज पे बात पर लेकर शंका जाहिर करना, है ना। ठीक है, शरीर पे शंका जाए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली हमारा है कि ऐसी चीजें हमारे परिवार में होना असंभव चीजें है ना। एक दूसरे के साथ में कोर फैमिली, हमारी काफी बड़ी फैमिली है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे ये लोग? ये भोपाल से है दोनों? नहीं, हम लोग तो वैसे खंडवा से हैं, है ना। हम लोगों की जॉब से यहाँ पर। तो जिया जी का क्या काम है? वो उनका अभी अगरबत्ती का काम करते थे, डीलर नेटवर्किंग। इंदौर में इंदौर में ही था, भोपाल में भी था। उसका ट्रांसफर जब यहाँ हुआ तो वो भी यहाँ स्विच हो गए थे। दोस्तों, अब मैं आखिर में आपको फिर से प्रेक्षा की जो बाइट है वो सुनाना चाहता हूं, जो उसने कैमरे पर अपने पिता की हैवानियत की कहानी बताई है। एक बार आखिर में उस बच्ची की ज़बानी फिर से सुनिए, किस तरीके से पिता उसकी माँ को टॉर्चर करता था, और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे केस के ऊपर। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना, तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी। तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना, तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, या इनकाउंटर मत कर देना उसको, उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा?
मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे, यहाँ इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। कभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात गई हो या मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा, तो उसने मंदिर पे जो सिंहासन नहीं होता जिसमें भगवान होते, तो उसने वो सिंहासन फिर मुझे ऐसे फेंक के मारा था, तो उसका कोना मुझे लगा हुआ है, वो निशान इधर से किधर साइड है, किसी साइड तो है वो निशान। किस तरह की सजा पिता को मिलना चाहिए आपको? उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए, और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े।